नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम के किंग की बागडोर आम आदमी पार्टी को मिल गई। 15 साल तक सत्ता करने वाली भारतीय जनता पार्टी बाहर हो गई। इतना ही नहीं, अब आम आदमी पार्टी के सामने अनेक चुनौतियां भी आ गई हैं। भाजपा ने भी नए सिरे से अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। उधर रिजल्ट आए और इधर अपने पार्षदों के साथ बैठक, और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने आज एक तरीके से झोली फैला करके सभी राजनीतिक दलों से अपील की, आइए हम आप मिलकर के दिल्ली को बनाएं। और ये भी कहा उन्होंने, खास तौर से केजरीवाल ने, कि प्रधानमंत्री का मुझे आशीर्वाद चाहिए। एक और नगर निगम में आम आदमी पार्टी का कब्जा, और दूसरी ओर कल माने ठीक 8 तारीख को होने वाली मतगणना, जिसमें गुजरात भी दिखाई देगा, हिमाचल भी दिखाई देगा, और साथ में आपको मैनपुरी का भी उपचुनाव दिखाई देगा, और रामपुर का भी, और खतौली का भी। और ये जितने भी चुनाव हैं बड़े चर्चित हैं, बड़े ऐतिहासिक हैं, और ये जो चुनाव हैं ये वास्तव में बार बार कहा जा रहा है कि 2024 की दिशा को तय कर रहे हैं, उसके आधार को तय कर रहे हैं। अब तय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई है उसके कई मायने निकल रहे हैं। पहला मायने तो यही कि क्या वास्तव में इतनी जीत के बावजूद आम आदमी पार्टी अपना मेयर बना पाएगी, पहली चुनौती। दूसरी चुनौती, जो कूड़े के पहाड़ के नाम पर वोट लिया है ये क्या हटा लिए जाएंगे? क्या जो जनता में एक उम्मीदें जगी है, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उसकी पूर्ति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से अजीत सिंह छाबड़ा। अजीत जी से आज आप सुनेंगे। अजीत जी ने गुजरात के चुनाव में प्रवास करके वहां की नब्ज को समझा, अपनी पार्टी के लिए दिशा तय की, और निश्चित रूप से उनके अपने अनुभव भी बड़े अच्छे हैं। इसीलिए मैंने जानबूझ करके आज छाबड़ा जी को बुलाया। छाबड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ में हमारे साथ हैं युवा कांग्रेसी, और निश्चित रूप से हर पल राजनीति से अपडेट रहने वाले मोहित दीक्षित। मोहित दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजीत जी, छाबड़ा, हम बात तो शुरुआत करेंगे दिल्ली नगर निगम की। दिल्ली नगर निगम में तो बिल्कुल 15 साल की सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई है। सही से बताइए, क्या कह रहा है आपका इस बारे में? देखिए, दिल्ली में जो भी वहां पे लगातार 2 बार से आपकी वहां की प्रदेश की सरकार है, दिल्ली प्रदेश की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार एमसीडी चुनाव में उनका प्रभुत्व रहा है।
तो ये जो केजरीवाल जी थे, ये जनता से बार बार यही कहते थे कि एमसीडी चुनाव में भाजपा की सरकार है, तो मैं जो है बहुत से मेरे काम में अड़चन पड़ती है, मैं उतना विकास नहीं कर पाता, ये उनकी एक कहना था, जिस कारण इस बार थोड़ी सी सीटें ज़्यादा बीजेपी से आप पार्टी को मिली हैं। एक दूसरी बात जो कि केजरीवाल ने अभी तो किया, मगर आगे दिल्ली वालों को पछताना पड़ेगा। अरे क्यों? जो कि उन्होंने दिल्ली के अंदर बिहार से, यूपी से और भी प्रदेशों से जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो कहीं और रहते थे, उनको दिल्ली बुला लिया और उनसे कहा आप दिल्ली में दुकान लगाइए, उनको वोटर बनाया और उनके वोट हासिल करके उन्होंने दिल्ली में एमसीडी चुनाव तो जीत लिया, मगर ये आगे आने वाले दिल्ली के जो आज दिल्ली का हाल है, दिल्ली के भविष्य के लिए खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि वहां पे प्रदूषण के नाम पे इतना ज्यादा हो गया है कि दिल्ली वाले सांस लेने में भी दिक्कत हो गई है उनको, वो स्वच्छ सांस भी नहीं ले पा रहे। ऐसी प्रदूषण, ऐसा जो वहां पे माहौल बन रहा है। ये केजरीवाल, आज तुम एमसीडी चुनाव में तो कुछ वोट सीटें ज्यादा लेके जीत सकते हो, मगर जब 2025 में तुम्हारी विधानसभा का चुनाव होगा तो तुमको जनता समझ जाएगी कि तुमने यहां पे जनता के साथ जो भी दिल्ली का माहौल खराब करने का, दिल्ली का वातावरण खराब करने का यह माहौल बन गया है कि आज दिल्ली के लोग आसपास के क्षेत्रों में जाके अपना फ्लैट और मकान खरीद रहे हैं। ठीक बात, आपने बहुत अच्छी बात कही। मोहित दीक्षित, क्या निश्चित रूप से जैसा चावला जी कह रहे हैं कि दिल्ली के साथ एक तरीके से धोखा सा हो गया? इन्होंने कहा, पहले केजरीवाल कह रहे थे कि हमारे काम में बाधाएं पड़ रही हैं, हमको ले आओ, वन विंडो सिस्टम लागू कर देंगे। आज अभी चावला जी कह रहे थे कि बस्तियां बना दी गई हैं, अब और समस्याएं खड़ी होंगी। हालांकि चावला जी को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री की एक योजना ये भी थी कि जहां झुकगी वहीं पर पक्का मकान, ये भी एक योजना शुरू की गई थी, लेकिन उसका कोई अभी असर नहीं। क्या कहना है आपको मोहित, चुनाव में, और खास तौर से हम बात करेंगे कांग्रेस की, कांग्रेस दहाई का भी अंक नहीं पार कर पाई, और सच बात है, क्या आपकी सब कुछ जो सत्ता थी, जो संपत्ति थी, वो सब आम आदमी पार्टी ने हथिया ली? देखिए, कहीं ना कहीं आपकी बात से मैं सहमत होते हुए बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आज युग चल पड़ा है सब्ज बाग दिखाने का जी, तो माननीय शीला दीक्षित के जमाने से जो दिल्ली विकास के पथ पर थी वो वहीं पर रुक गई है। बस रंग रोजन और प्रचार करके लोग आज मोदी जी की पद्धति को अपनाते हुए केजरीवाल भी कहीं ना कहीं हमारे वोटर्स को अपने सब्ज बाग में फंसाने में कामयाब हो रहे हैं। आज वही नतीजा एमसीडी के चुनाव में देखा गया और वही नतीजा कहीं ना कहीं पहले भी देखने को आता रहा है। विधानसभाओं को लेकर के दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं हमको और कोशिश करनी पड़ेगी, जनता के बीच में जो सत्यता है, जो सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं उजागर होगी। जैसे अभी पॉल्यूशन के बारे में हमारे साथी पैनलिस्ट ने बोला कि पॉल्यूशन के नाम पर आज दिल्ली की क्या हालत हो रखी है, तो दिल्ली का जो आज मैनेजमेंट देख रहे हैं, दिल्ली एमसीडी आपके पास 15 साल रही, दिल्ली विधानसभा 5-7 साल से केजरीवाल जी के पास है, उसके बाद दिल्ली की ये दुर्दशा हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये दुखद है, और दुखद इस सेंस में भी है कि हमारा वोटर भी उसको अभी स्वीकृत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस सब्ज बाग दिखा करके जो कोरोना में मौतें हुई, जो कोरोना के टाइम पर जो नीतियां लागू की गई शराब को लेकर के, चाहे केजरीवाल सरकार रही हो, जिस तरीके से आप जो बता रहे हैं कि एमसीडी में अवरुद्ध उत्पन्न होता था भाजपा सरकार में, ऐसा ही कुछ जाकर हमारे मोदी जी विभिन्न मंचों में बोलते हैं कि हमको डबल इंजन करके, और इन्होंने दुर्दशा कर रखी है पूरे देश में। लेकिन अब वही डबल इंजन तो इनका भी हो गया ना कि दिल्ली में हमारी सरकार और एमसीडी में हमारी सरकार, सीखा डबल इंजन हो गई। बिल्कुल, ये सीखा वही पद्धति है, क्योंकि सब्ज बाग दिखाने की जो पद्धति अपनाई गई 2014 के बाद से, उसी के प्रोडक्ट, उसी का जो उत्पादक है, उत्पादन करते हुए ये जो केजरीवाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चावला, ये बताइए कि
आपके पास पूरे नंबर नहीं है। हालांकि ये भी बात सही है कि आप भी बहुत क्लीन स्वीप के साथ बाहर नहीं हुए हैं, जैसा कि कहा जा रहा था। अंतर थोड़ा ही है, लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि मेयर मेरा होगा, तो मेयर आपका कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब आपके पास पूरी संख्या भी नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि नगर निगम में दल बदल कानून नहीं लागू होता है, और आपके अध्यक्ष ने ये दावा करते हुए कि मेयर मेरा ही होगा, पार्षद अंतरात्मा की आवाज से वोट देंगे। क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, ऐसा है जी कि जिसको जैसे आपकी कुछ सीटें कम आती हैं हाँ। मेयर बनाने के लिए, और भाजपा के साथ जो पार्षद हैं, जो कॉर्पोरेटर हैं, वे अपनी मर्जी से जाते हैं, तो फिर भाजपा को मेयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ स्वेच्छा से जाते हैं तो आपको मेयर बनाना चाहिए। ये तो सिंपल सा प्रोसीजर है, मगर ये है कि इसमें खरीद फरोख्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीडी चुनाव में जो भी जनता का जो जनमत है उसको स्वीकार किया जाएगा, उसके साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे। मगर जनता कि अगर हमारे पार्षद हमारे साथ आते हैं, जो दूसरे दलों के पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद हैं, वो कहते हैं हम भाजपा के साथ है, भाजपा का ही मेयर बनेगा, तो भाजपा को भी मेयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चौबे जी क्यों आपके पास आएंगे भाई? वो तो अभी आम आदमी पार्टी से या यूं कहते कांग्रेस पार्टी के साथ में, कांग्रेस की संख्या उतनी तो खैर नहीं है, तो जो लोग उससे जीत करके आएंगे तो इतने दिनों में कौन सा ऐसा उनको लाभ मिल जाएगा पार्षदों को आपके, जो आपके पास आ जाएंगे और आपका मेयर बनवा देंगे? नहीं, ऐसा होता है हाँ, कि कई ऐसे पार्षद भी होंगे जी जो भाजपा के जो है भाजपा परिवार से जुड़े उनका दिमाग होगा, और वो चुनाव में निर्दलीय चुनाव के रूप में लड़ गए होंगे या लड़ गए होंगे, तो उनका अगर घर स्वेच्छा आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अच्छा, वो लोग बाकी अगर हम लोग को बहुमत नहीं मिलता है, बहुमत आपको मिलता है, तो आप अपना मेयर बनाएगी, ये संविधान के अनुकूल है, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुमत तो मिल ही गया है उनको, और बनने की बात है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर हम मेयर अपना बनाएंगे, तो ये भी एक आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती की बात होगी। मोहित, ये बताइए कि क्या दिल्ली में जो अभी आप जिक्र कर रहे थे शीला दीक्षित का, शीला दीक्षित ने ही 2012 में दिल्ली में 3 नगर निगम बना दिए, ईस्ट, साउथ और वेस्ट मिलाकर अलग अलग कर दिए। जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, उसने नहीं, फिर 1 कर दिए, और समय पर इलेक्शन भी नहीं कराए, और ये भी कोशिश की गई कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको दूर करने के लिए थोड़ा समय मिल जाए। ये सब कुछ हथियार चलाए, लेकिन क्या कारण है कि उसके बावजूद भी जो आपने बढ़िया काम किया था, कांग्रेस ने किया था, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी जीत जाती है और बीजेपी वहां पर लाभ नहीं उठा पाती है? हाँ, देखिए बात वही है कि आज चाहे उदाहरण आपने एमसीडी का दिया, आज कहीं ना कहीं इस सरकार को सत्ता की इतनी भूख है कि वो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए हमेशा आमादा रहते हैं। हम विभिन्न राज्यों की सरकारों में देखिए, चुनी चुनाई राज्यों की सरकारों को इन्होंने किन किन षड्यंत्रों से गिराया, किस किस तरीके से गिराया। महाराष्ट्र में देखा हमने, और कितने राज्यों का उदाहरण मैं दे दूं, कम पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसी मनोदशा को दर्शाता हुआ जो वक्तव्य है कि मेयर हमारी पार्टी का बनेगा, तो ये जो षड्यंत्र करते हैं एमसीडी के विभिन्न, अगर 3 पार्ट में थी तो कहीं ना कहीं 3 जगह पर उसका अच्छी तरीके से क्रियान्वयन हो सकता था। उस सोच को लेकर के शीला दीक्षित जी ने आगे कदम बढ़ाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सोच के तीनों को एक करने के बाद उसके पीछे बिना कोई लॉजिक दिए हुए उसको विराम रखती है। विराम रखने के बाद जब देखती है कि शायद अब जब डंडा पड़ता है कोर्ट हमारे न्यायालयों का, तब जाकर के कहीं चुनाव का अपना वो लेकर के आती है, और चुनाव में जनता आज तय करना चाह रही है। आज जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिल्कुल सत्ता में नहीं आने देना चाहती। ये कई राज्यों में भी देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने मशीनरियों का गलत दुरुपयोग करके
उसको पाने का हथियाने की कोशिश की। तो आज जनता जब देखती है हमें भारतीय जनता पार्टी को निकालना है, तो कहीं ना कहीं वो अपने वोट को संगठित रखने के लिए एक विपक्ष की ओर जलने की कोशिश करती है। तो अब दिल्ली में मैं कतई उसमें कोई लाग लपेट नहीं रखूंगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी इन चुनाव में, विधानसभा लेकर के एमसीडी के चुनाव में शायद जनता को आज विकल्प के रूप में लगी। तो जनता आज जिस तरीके जो आप मानते हैं कि कांग्रेस की जगह पर सीधे सीधे आज की तारीख में अगर हम देखें, आज की तारीख में दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं एक बात छावड़ा जी बताइए कि जनता भी इनकी नीतियों से, इनकी तरीकों से, इनके शासन चलाने की व्यवस्था से, इनके दुष्प्रचार करके केवल कुछ ना करने की व्यवस्था से आज उभी हुई है, चाहे दिल्ली की जनता हो या पूरे देश की जनता हो। ये बताइए कि दिल्ली में आपने पूरी शक्ति लगा दी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और विभिन्न केंद्रीय मंत्री जो कि सड़कों पर चलते रहे, मंत्रियों की जो है, मुख्यमंत्रियों की एक लंबी फौज फाटा लेकर के आप दिल्ली में उतरे। लेकिन क्या कारण है? आपने हालांकि ये कहा कि कारण साफ साफ है कि केजरीवाल कह रहे थे कि हमारे एमसीडी में हम नहीं है इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही है, लेकिन इतनी फौज फाटा भी जो है आम आदमी पार्टी जो है, जो उसकी झाड़ू है, वो इन पर भारी पड़ गई। ऐसा क्या कारण है? देखिए मैं बता दूं, लगातार 15 वर्षों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक। और ये हमारा जो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व है वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेता, उसको पूरा ढंग से, उसको सिस्टम से, चाहे हम जीत भी रहे होते हैं तब भी हम अपनी ताकत पूरी लगाते हैं, क्योंकि जनता के बीच में अपनी बात पूरी रखते हैं। तो ये कहना कि हमारे मुख्यमंत्री लगे तो वो तो लगेंगे ही लगेंगे, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, जनता के बीच जाएंगे ही जाएंगे। मगर जो 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो हो सकता है जनता, दिल्ली की जनता जो ये अपना रो रहे थे कि हमारी सरकार में जो है हमको एमसीडी के, हमारे सरकार ना होने के कारण हम वहां पे विकास जनता के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता ये भी देखना चाहती थी। अगर इनको, अच्छा ये बात आपने कहा कि हम कभी भी कोई चूक नहीं करना चाहते, आपने बड़ी अच्छी बात कही। और आपने कहा कि हमारे कार्यकर्ता है, बुलाया, ठीक है, आपने बुलाया भी, हमारे उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य भी सब गए। मेरा सवाल सीधा सीधा ये बताइए कि आखिर फिर बीजेपी से चूक कहाँ हो गई? क्या बीजेपी पूरी तरीके से सही आकलन नहीं कर पाई, या वो समझ नहीं पाई जनता का गुस्सा, एंटी इनकम्बेंसी को नहीं समझ पाई? क्या ऐसा क्या बात आप मानते हैं? मैं समझता हूं बीजेपी से कोई चूक नहीं हुई, कोई चूक नहीं हुई। 104 सीटें लगभग हमको मिली हैं, कांग्रेस को, इसको आपको 134 सीटें मिली हैं, 25-30 सीटों का इनको इजाफा हुआ है। यह इजाफा इसलिए हुआ है कि कुछ सरकार लगातार होने से कुछ जनता में हो सकता है कि ये जो एक जो जहां जिसकी सरकार होती है प्रदेश की, उसको नगर पार्षद में भी थोड़ा सा लाभ मिलता है। और इस चुनाव के बाद ये जो केजरीवाल का सपना है, जब अगली विधानसभा में होगा तो जनता उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये हमारा वादा है। क्योंकि इस समय जो भी हालात दिल्ली के दिखाई दे रहे हैं, ठीक बात है, आज दिल्ली जहां जहां जब तुम फ्री की बात करते हो, जनता को फ्री का लालच सबने सपना दिखाया, तो जनता ने सोचा कि हमको फ्री में मिल रहा है तो हमको वोट बदलेंगे, हम केजरीवाल को जिताएंगे। मगर जब दिल्ली विकास के, दिल्ली के कार्यों में बाधा पड़ेगी, गुजरात में इनकी अब लेकिन छावड़ा जी, अब आपको अपनी रणनीति पर जो है पुनः विचार करना पड़ेगा। भाई अब कुछ भी हो, अब किंग तो केजरीवाल बन ही गए हैं, लेकिन हमको लगता है आपको अपनी रणनीति पर भी विचार करना होगा। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के अनुज शुक्ला जी। अनुज जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से आज बहुत प्रसन्न आप होंगे क्योंकि एमसीडी के किंग बन गए हैं। अभी बताइए, ये कह रहे हैं कि मेयर तो हमारा बनेगा, हम अंतरात्मा की आवाज़ होगी, तो ये क्या कुछ एकदम चुनौतियां आपके सामने नहीं खड़ी कर दी गई है? मेयर कैसे आप बनाएंगे भला? देखिए,
250 सीटों में से जी 134 ठीक आम आदमी पार्टी अर्जित करके लाई है। ठीक। बहुमत से आगे आम आदमी पार्टी रही है। 15 साल की नाकामी, 15 साल की काम न करने की कुव्वत और झूठे जुमले और झूठे वादों पे जो जनता विश्वास कर रही थी, वो आज उन्होंने उनको सर से उतार कर नीचे रख दिया है। अगर 104 सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बात का दम भरती है कि हम मेयर बनाएंगे, तो उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरह ये तोड़ो जोड़ो और फोड़ो की राजनीति में लगे रहते हैं, ये उन्होंने अपना काम चालू कर दिया होगा। कर दिया। और आपने कई विधानसभाओं के चुनाव में भी देखा, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या कहीं का या एमपी का हो। तो फिर इस चुनौती का सामना कैसे नहीं, करेंगे? लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब पंजाब में हमारी सरकार बनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि पंजाब में भी हम सरकार बना के दिखाएंगे। दिल्ली में भी यही कह रहे थे, लेकिन कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इनके किसी प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं। इनके किसी लालच में, किसी जुमलों में आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार लोग, कट्टर देशभक्त लोग फंसने वाले नहीं हैं। ये केवल अपनी गणित, अपनी राजनीति और अपने आप को बचाने के लिए इन बातों का हवाला ले रहे हैं। आम जनमानस ये मान चुका था कि 15 साल में जो कूड़े के ढेर और अंबार उनके पहाड़ बन चुके हैं दिल्ली में, उनको अगर कोई साफ कर सकता है तो केजरीवाल जी की झाड़ू, जिन्होंने विधानसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ये दिखा दिया, आम आदमी पार्टी ने ये दिखा दिया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से हम बाहर कर सकते हैं, वही एमसीडी के चुनाव में हमने करके दिखाया। चलिए, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं अनुज, आपने भी एक शब्द कहा कट्टर ईमानदार, आपका कार्यकर्ता है, और सत्येंद्र जैन जेल में है, उनको भी कट्टर ईमानदार कहा गया, बड़े कट्टर ईमानदार है, उसके ज्यादा बहस में तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र के वार्डों से जो है आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो गया। नंबर 1, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जिन पर शराब घोटाला का आरोप लगा, और उनकी जो विधानसभा है वहां पर भी आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। इसी प्रकार से अगर आप देखें अमानतुल्ला, तहीर हुसैन, इनके भी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से किनारे कर दी गई। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सोना तब की अपनी रंगत पाता है, अगर आज हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो भारतीय राजनीति में कट्टर ईमानदार है, वो इसलिए क्योंकि इनकी सीबीआई, ईडी और चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, सबको तपा के निकाला है और एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। अभी आपने कहा कि शराब घोटाला, शराब घोटाले में आरोपी तो बना दिया, देखिए आरोपी बनाना कोई आरोप तय करना नहीं होता है, लेकिन जब चार्जशीट दाखिल करने का समय आया तो 2015 की चार्जशीट में एक नाम मनीष सिसोदिया लिखने की हिम्मत नहीं हो पाई किसी भी विभाग की। मेरा सवाल केवल ये है कि अगर ये सब कट्टर ईमानदार है तो फिर जनता ने उनके क्षेत्र में उनको क्यों लगा दिया? मेरा सवाल केवल ये है। क्षेत्र की बात जो मैंने अभी आपसे बताया कि 250 सीटों में से 134 हमने जीती है। ठीक है, वो तो सब बता रहे हैं। हम एमसीडी में थे नहीं। आज अगर हमने एमसीडी में अपनी जगह 15 साल के बाद बनाई है, तो हर जगह सेंध लगाई है, मेहनत करके दिखाया है, रोड पर चर्चा करी है, और आम आदमी पार्टी को, दिल्ली की सरकार को जनता ने अपना समर्थन दिया है, और कट्टर ईमानदार लोगों को। इसका कोई जवाब आप बता दें कि क्या कारण है कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के यहाँ जो है आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा? खाली इसका जवाब हम तो अमानतुल्लाह मैं आपसे बताना चाहूंगा, खाली इन दो का कारण बताइए। मैं इसमें भी, जहाँ पे सत्येंद्र जैन जी और
मनीष सिसोदिया जी की बात है, अगर आप 2017 का रिकॉर्ड उसको निकाल के देखेंगे तो हम उनमें से 2 और 1 सीट आज भी जीतते हैं। जो पूर्व में हम जीते थे उनसे हम मनीष जी क्या 2 सीटें और सत्येंद्र जैन जी क्या 1 सीट हम आगे हैं। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो इनका नेक्सस है, जो भारतीय जनता पार्टी की झूठे वादों की श्रृंखला है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक लग गए। अभी आप पे देखिए आने पहले मैंने यही सवाल सब आपसे पूछा। देखिए, जब सब लग गए उसके बावजूद भी इतनी करारी हार हुई तो जनमानस समझ चुका है, जनता जान चुकी है कि जुमलों की पार्टी को जगह नहीं दी जाएगी। अब मोहित जी, क्या वास्तव में ये जो कट्टर ईमानदार बार बार कहते हैं अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया को केजरीवाल, सत्येंद्र जैन को, क्या जनता इसे स्वीकार कर गई है? और यही कारण है कि कांग्रेस जैसी सशक्त पार्टी को भी उसने दरकिनारे रख दिया, क्योंकि कहा कि भैया कांग्रेस तो वो है जिस पर मार घोटाले ही घोटाले होते हैं, लेकिन ये बड़े कट्टर ईमानदार है। क्या वस्तु स्थिति ये भी है क्या? नहीं, बात दो है, 2 एंगल में अलग अलग देखनी पड़ेंगी जी। अगर जैसे आपने तुरंत बताया उस चीज को देखा कि कट्टर ईमानदार वाली जो बात है, तो कहीं ना कहीं जनता ने सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी के कंस्टिट्यूएंसी में जो भी कॉर्पोरेटर आते हैं उनके रिजल्ट या उनका जो अनुपात रहा उससे पता चल जाता है कि जनता का रुझान किस तरीके से है। कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बोला, जनता सब्ज बाग के घेरे में इस समय दिल्ली की फंसी हुई है। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं आज मोदी जी के खिलाफ इतना ज्यादा लोगों में रोष है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ। अगर पार्टी एकता नहीं बना पा रही तो आज जनता वोटर एकता बना करके मोदी जी के खिलाफ वोट करने जा रहा है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ वोट करने जा रहा है। ना ये, ना केवल एक दिल्ली एमसीडी की बात कर रहा हूं, मैं पूरे संपूर्ण देश की बात कर रहा हूं। अगर आज पार्टियों को सोचना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर एकता बनाने की, तो कहीं ना कहीं वोटर की मानसिकता को लेकर के बनना पड़ रहा है, क्योंकि वोटर चाहता है कि उसको मोदी जी आगे नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार आगे भारत में नहीं चाहिए। जिस तरीके से भारत में बड़े बड़े संस्थानों को बेचा जा रहा है, बड़ी बड़ी कलारा गुजरात का जो है परिणाम, कलारा हिमाचल प्रदेश का जो है परिणाम, कलारा है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के परिणाम, फिर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने परिणाम की बात करी, तो परिणाम से पहले इनके जो प्रयास रहे, इनके जो षड्यंत्र रहे वो भी देखे। हमने देखा जब मोदी जी वोट डालने के बाद 3 किलोमीटर की रैली करते हैं और चुनाव आयोग उस पर चुप रहता है। हमने देखा कि हम कब तारीखें हिमाचल की घोषित हो जाती है और गुजरात की तारीखों को रोक के रखा जाता है। हमने देखा है कि उपचुनाव में किस तरीके से वोटर के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि उनको वोट ना देने के लिए धमकाया जा रहा है। तो ये आज स्थिति बन गई है। आज जकड़न में, आज जेल में, आज एक बनाए हुए भाजपा के जेल में हमारे जो विपक्ष के वोटर है या जो इनकी विचारधारा को नहीं मानते, जो इनके लोगों की इनकी तरीके को नहीं मानते, उसको किस तरीके से दोहन किया जा रहा है, चाहे वो वोटर के नीचे स्तर पर हो चाहे बड़े लेवल पर अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो उसको किस तरीके से ईडी, सीबीआई और जो भी जिस तरीके से दोहन कर सकते हैं संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का, जिनको भारत के 70 साल के इतिहास में बहुत मजबूत तरीके से बनाया गया, आपकी बात किस तरीके से दोहन करके ये किस गर्त में आज इसके लिए जनता खड़ी हो रही है। जनता ही कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से एक जगह जाकर के विपक्ष वोट दे रही है और वही वोट का नतीजा है कहीं ना कहीं बहुत छोटी संख्या में और आदमी ये बताइए कि एक कट्टर ईमानदार, बार बार कट्टर ईमानदार, और क्या वास्तव में जो ये छवि आम आदमी पार्टी बन गई है केजरीवाल, जिसको आपने तोड़ने का बहुत प्रयास किया, भले शराब घोटाला को लेकर के भाजपा के नेता प्रवक्ता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर, और सत्येंद्र जैन के तो बाकायदे जेल के वीडियो जनता के बीच में लाए गए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। क्या जनता ये मानती है कि जो ये बीजेपी कर रही है वो सिर्फ प्रोपोगंडा कर रही है, इसमें सच्चाई नहीं है, ये कट्टर ईमानदार है, या फिर जनता बिजली, पानी और बस सुविधा, क्लिनिक सुविधा जो मुफ्त मिल रही है उसको देख रही है? देखिए, आज का दिन आप आम आदमी पार्टी वाले खुश हो रहे हैं, खुश हो जाएं।
ये एनसीपी का चुनाव है, छोटा चुनाव था। कल के दिन जब इनकी जमानतें जब्त होंगी गुजरात में, जब इनकी जमानतें जब्त होंगी हिमाचल में, तो हमें आम आदमी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी सोच राष्ट्रीय सोच है। हम ये घटिया टाइप के प्रोपगंडा करके गुजरात में भी इन्होंने वहां पे गारंटी कार्ड बांटे थे कि मैं चुनाव जीत गया तो 1000 रुपए महीना आपको पेंशन दूंगा। जनता ने कहा जब तुम आओगे नहीं तुम पेंशन क्या दोगे, तुम्हारा कोई यहाँ पे लालच में फंसे वाला नहीं है। गुजरात आज स्वर्ग बना हुआ है 27 सालों से भाजपा की सरकार में। तुमको यहाँ घुसने नहीं देंगे हम केजरीवाल। जब आप कल रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा जमानतें जब्त मिलेंगी केजरीवाल के कंधे। गुजरात स्वर्ग बना है। क्या कहा दिल्ली की बात करते हो? दिल्ली में आपने लोगों को फ्री में लालच देके बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। मैं आपको बिजली फ्री में दूंगा, मैं आपको ये दूंगा। जनता जनता तो मिल भी तो रही है छावला जी, मिल तो रही है, छावला मिल तो रही है, दे भी रहे हैं। हाँ ठीक, मगर दिल्ली में आने वाले समय में वहां के फाइनेंस का क्या हाल होने वाला है, चलिए ठीक, वहां का आर्थिक स्थिति क्या होने वाली है। पंजाब में तो इन्होंने 6 महीने में पोल खोल दी, वहां बत्ती ही नहीं आती, वहां के लोग रो रहे हैं आज। चलिए हो गया आज दिल्ली के बारे में उतना देश के बारे में नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को भट्टा बैठा दिया हमारे मंत्री। मैं अभी मौका दूंगा नो। अभी देखिए चावला ने कहा कि अरे ये सीधी का चुनाव है, छोटा है, बल्कि इसके खतरनाक परिणामों की ओर भी इन्होंने इंकित कर दिया, चेता भी दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि वास्तव में जब कल गुजरात का परिणाम आएगा तब फिर देखने को तो मिलेगा ही। और जैसा ये कह रहे हैं कि जमानतें जब्त होंगी, क्या कहना है इस बारे में? पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब हम जनता के बीच में जाते हैं, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो या सांसदीय का चुनाव हो, जनता सर्वमान्य होती है। हम किसी चुनाव को छोटा और बड़ा करके आंक नहीं सकते। अगर छोटा चुनाव था तो लड़ने क्यों पहुंच गए? क्यों सारे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री वहां लग गए? अगर छोटा चुनाव तो प्रतिष्ठा क्यों बना दी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है। दूसरी बात, आपने बताया कि गुजरात में स्वर्ग है, बिल्कुल स्वर्ग है। जो आदमी 150 लोग मोरबी के पुल से गिर के मर गए, उनकी आत्मा साफ थी, वो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जिन्होंने घोटाला करा, जिनकी वजह से पुल टूटा, जिनके करप्शन से पुल टूटा, उनको तो जेल में जाना चाहिए। लेकिन गुजरात की सरकार, दिल्ली की सरकार मुंह में पट्टा बनाए बैठी रही। गुजरात में जहां शराबबंदी है, 75 लोग नकली शराब पी के मर गए, तो क्या वो स्वर्ग नहीं जाएंगे? वो तो स्वर्ग जाएंगे, गुजरात के रास्ते स्वर्ग जाएंगे। लेकिन करप्शन, भ्रष्टाचार और लूट गुजरात का मॉडल बन चुका है। गुजरात की प्रतिष्ठा वहां की सरकारों ने समाप्त कर दी। गुजरात एक जमाने पे देश का सरमौर हुआ करता था। आज वहां की पब्लिक इस बात को समझ गई है कि अगर काम करने की नीयति साफ हो, तो जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंका गया है, पंजाब में उखाड़ के फेंका गया है। जो बात बता रहे हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, कल के चुनाव के बाद, कल के रिजल्ट के बाद 10 साल में भारत के इतिहास में आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जो 2012 में जन्मी हो और 2022 में राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। आपको भी पता और हमको भी पता और इनको भी पता है कि कल के रिजल्ट के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय तमगा मिलने जा रहा है, तो कोई नहीं रोका। लेकिन भ्रष्टाचार रूपी जो सरकारें, अरे गुजरात में अगर इतनी अच्छी सरकार थी तो पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया जाता है, पूरे मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है, करप्शन से पुल टूट जाते हैं, शराब में लोग मर जाते हैं। ये मेरे बताइए, अगर ये सब समस्याएं हैं जैसा आप कह रहे हैं, हम मान लेते हैं कि चावला जी स्वर्ग बता रहे हैं और आप उसको नरक बता रहे हैं, मान लिया, तो फिर जनता फिर कौन सा कारण है जो लगातार बीजेपी को जिता रही है? वो कौन सा? ये बेहतर सवाल था आपका जी। देखिए, जिस तरह से किसी भी कार्य को करने के लिए समय लगता है, मैंने एक जगह और ये बात रखी कि लंका दहन करने में राम को भी 14 साल लगे, अंतिम साल में जाके उन्होंने लंका दहन करी और रावण के अहंकार को खत्म किया। उसी तरह हमको देश में और दिल्ली की सरकार में आने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जनता इस बात को भाप चुकी है। जो दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार,
गोवा में हमारे विधायकों के कार्य को देखते हुए पब्लिक के मन में आ चुका है कि ये लोग जनता की बात करने वाले हैं, आम आदमी की बात करने वाले हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, महंगाई पे बात करने वाले हैं। हम जुमलों पे 15 लाख रुपए आ जाएंगे आपके अकाउंट पे, हमको वोट कर दीजिए तो राशन मिल जाएगा फ्री, हम ये बात करने वाले लोगों में से नहीं है। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि हम मुफ्त बांट रहे हैं। अच्छा, एक लाइन में बताइए, राम को आप ही ने कहा कि 14 साल लगे, तो ये अपने केजरीवाल को कितने साल लगे? बस आपको मैंने अभी आंसर कर दिया, 2024 में ये वनवास पूरा हो जाएगा। भारत की राजनीति में केजरीवाल जी लंका को ढाने का काम करेंगे और जुमलों और झूठे किलों को ढाने का काम करेंगे। हो गया, बहुत अच्छी बात। मोहित, जरा ये बताइए कि आप तो हिमाचल से तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि वहां पर जो एग्जिट पोल में आया कि आप टक्कर दे रहे हैं, कहीं कहीं ये भी आ रहा है कि आप जीत रहे हैं, कहीं कहीं ये भी आ रहा है कि जो रिवाज चल रहा था एक बार वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है रिवाज की बात कर रही थी। मेरा सीधा आपसे सवाल ये है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या उत्साहित है आप ज्यादा? नहीं, बिल्कुल उत्साहित भी हूँ और कहीं ना कहीं बिल्कुल विश्वास भी है कि न केवल हिमाचल, गुजरात में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ का वोटर, वहाँ की जनता सत्ता से बेदखल करेगी। जो प्रयास रहे हमारे ग्रास रूट पर, हमने जो छोटे छोटे स्तर पे जो काम किए गुजरात को लेकर के, आज एग्जिट पोल तक भले ही ना पहुंच पाए हो लेकिन जनता तक पहुंचे, और पिछली बार का जो छोटा सा मार्जिन रह गया था उस मार्जिन को कहीं ना कहीं गिर रहा है। वो तो आपका आम आदमी पार्टी तो और बिल्कुल आपको पीछे खिसका दे रही है ना। आम आदमी पार्टी एक पार्टी है, उसको चुनाव लड़ने का हक है, वो प्रचार और जाकर के चुनाव में जो कर रहे हैं वो करेंगे ही। लेकिन जो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं न केवल हिमाचल में, गुजरात में भी इस बार सरकार बनाने की स्थिति में, जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस ने काम किया है और जिस तरीके से वहां का वर्कर आज भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन को, नरेंद्र मोदी के 3 टर्म के मुख्यमंत्री काल हो या 2 टर्म के प्रधानमंत्री काल हो, उनके आभा मंडल को लेकर के वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात प्रस्तुत कर रही है। उस प्रस्तुतकरण में कहीं ना कहीं उनका साथ जो चुनाव आयोग ने दिया उसको भी तरीके से हिमाचल में क्यों नहीं आपको मुझे इस समय झाड़ू और पंजा आपस में भिड़ रहे हैं। जहां ढंग से भिड़ रहे हैं वहां पे सफाया इनका हो रहा है जी, और जहां पे कांग्रेस दिल्ली में डाउन हुई तो झाड़ू थोड़ा आगे बढ़ गया। अगर गुजरात में अगर थोड़ा सा टक्कर ले रही है तो कांग्रेस का वहां पे बिल्कुल सफाया हो रहा है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में ये बात तो है कि पिछले जो इतिहास रहा है कि कुछ एक बार दूसरी पार्टी, एक बार दूसरी पार्टी आती है, मगर ये बात सुन लें कि इस बार भी हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनने वाली है, भले ही कुछ कम अंतराल से बनेगी, मगर हमारा दावा है, कल आपको याद आने वाले हैं कि जहां पे ये झाड़ू और ये लोग हथपंजा आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने के लिए फपक रहे हैं, मगर नंबर 1 का जो हमारा कमल का फूल है वो पूरे देश में फहराएगा। अच्छा, एक लाइन में क्या कारण है कि मोदी का चेहरा हर जगह काम दे रहा है? इसमें भी दोहरा है। मोदी ने आज पूरे विश्व में, अरे एक मिनट, मान गए। ये मुझे जरा इतना समझा दीजिए कि हिमाचल में क्यों नहीं उतना लाभ मिल पा रहा बीजेपी को? देखिए, हिमाचल में जो है छोटा प्रदेश है, छोटा चुनाव, और वहां पे जो है, मेरी बात सुनिए, वहां पे भाजपा जो है, ये जो पुराना ट्रेंड रहा है ना कि एक बार जो भाजपा एक बार दूसरी सरकार बनती है, मगर इस बार भाजपा वहां जोरदार टक्कर दे रही है, और ये हो सकता है कि हम लोग इस बार वहां भी सरकार बनाएं। ठीक बात, चलो मान गया। लेकिन कहते ये है कि देखिए, एक लाइन में बताएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, कहते ये है कि जयराम ठाकुर की कोई वहां उपलब्धि नहीं रही। जो कुछ चुनाव लड़ा है, मोदी ने लड़ा या अमित शाह ने लड़ा, जयराम ठाकुर कुछ कर ही नहीं पाए। अगर जयराम ठाकुर कुछ करते तो प्लस हो जाता और आप आगे निकल जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरे देश में चलता है। इसमें हम ये नहीं कहते गुजरात में चला आया, यूपी में चला आया, हिमाचल में चला, पूरे देश में उनका चेहरा आता है। और उनकी उपलब्धियां जो है इस समय पूरे विश्व में, अगर कोई शक्तिशाली
कंजूस है तो भारत का नरेंद्र मोदी है, इसका जनता को। अनुज, एक सवाल ये भी है, हालांकि हमारे अजीत छावला जी कह रहे हैं कि नंबर 2 की लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है, लेकिन एक ये भी आरोप लग रहा है कि कहीं ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मिली भगत हो गई। भैया हिमाचल में आप आगे बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हो तो आम आदमी पार्टी वहां से थोड़ा पीछे हो गई। दिल्ली में उन्होंने कहा कि आप बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो वहां कांग्रेस अपने को थोड़ा पीछे कर गई। कहते हैं ये भी एक मिली भगत से काम हो रहा है, क्या कहना है? देखिए, इसमें तो मैं डॉक्टर साहब आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मिली भगत का खेल, जनता को फोड़ने का, तोड़ने का, बांटने का जो खेल है वो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं जानता है। ये कोई भी, हर आदमी राजनीति में सरोकार रखने वाला जानता है कि इनकी बी पार्टी कौन है। अगर ये जहां कमजोर पड़ते हैं, जहां इनको लगता है कि नंबर इनके कम होने वाले हैं, ये पतन को आगे कर देते हैं, MIM को आगे कर देते हैं और जनता को भड़का के उनके अंदर बेकार की बातों को डालकर रोजगार से, भुखमरी से, दिल्ली में MIM आगे नहीं किया, सब बदल देते हैं। अब जहां जीत जाते हैं वहां MIM आगे नहीं होती। इनका सिद्धांत जनता की बात करने का नहीं है, रोड की बात करने का नहीं है, गली की बात करने का नहीं, कूड़े की बात करने का नहीं है। ये केवल जुमलों की बात करते हैं, ये झूठे वादों की बात करते हैं। GST लगाया, सारा व्यापार चौपट हो गया। नोटबंदी करी, सारे व्यापारी, जो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, एक व्यापारी बता दे कि व्यापार उसका फल फूल लाओ। लेकिन देखिए, रेवेन्यू इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चीज महंगी हो गई। जो आप 5 साल बाद पहले 100 रुपए की खरीदते थे, आज 200 की मिलेगी, तो 200 में 18% टैक्स देंगे तो वो 36 रुपए हो जाएगा। और पहले हम 5% टैक्स देते थे तो 100 रुपए में 5 रुपए लगता था। तो ये आंकड़ों के खेल में फंसाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, देश की साख घट रही है, देश का रुपया घट रहा है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि रुपया नहीं घट रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, उसी तरह ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, जबकि महंगाई के कारण जो टर्नओवर है वो बढ़ गया है, मांग बढ़ गई है, लेकिन खपत ना हो पाने के कारण उसका रेवेन्यू में आकलन कर रहे हैं। लेकिन आप भी ये बात को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस पे बात करना चाहती है, शिक्षा पे बात कर लेती है। अभी आपने देखा कि गुजरात में मोदी जी शिक्षा मॉडल के लिए गए और एक जैसे उन्होंने स्कूल का फॉर्मेशन बना दिया, फर्जी खिड़कियां बना दी, फर्जी स्कूल बना दिया, 4 बच्चों को पढ़ाने लगे, डरे हुए हैं। आपने बताया, ठीक बताया मोहित। वैसे तो निश्चित रूप से गुजरात की बात, FCD की बात, हिमाचल की बात, लेकिन कल एक बड़ा महत्वपूर्ण उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है और खास तौर से मैनपुरी का, रामपुर का, खतौली का। बड़े इस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आज तो बड़ी राजनीतिक हलचल भी रही है क्योंकि कल इसका भी परिणाम माना कि आप इसमें भागीदार नहीं है, आप कहीं पर अपना प्रत्याशी नहीं लड़ा रहे, ना आप लड़ा रहे। सीधा सीधा सवाल ये है, ये जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, जो परिणाम कल आने वाले, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग चुनाव के और चुनाव के परिणामों पे काफी देर से चिंतन कर बात आज वो हो रही है कि चुनाव जीतने की जो लालसा, एक भूख है, उसको, उसमें जो संवैधानिक चीजों का जो अधिकार है उनका दोहन हुआ जा रहा है। हमने मैनपुरी के वीडियो देखे, आज वोटरों को किस तरीके रोका जा रहा है। क्या मैनपुरी का चुनाव जीतने के लिए स्वच्छता तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे आकर नहीं कर सकती? आप प्रचारों में तो आप जहर उगलते ही हैं, तो क्या जहर का आपका कम पड़ रहा है जो आपको इस तरीके के हथकंडे भी अपनाए जा रहे पड़ रहे हैं? आप बूथ लिस्ट से आप लोगों के 200, 300 नाम गायब करे दे रहे हैं। ये सत्यता है। अगर आप आकलन करा जाएगा तो आपको देखा जाएगा इन्हीं आधारों पे आप चुनाव के खड़े कर रहे हैं, इन्हीं आधारों पे लेकर के आप बूथ से वोटरों के नाम कम कर रहे हैं, आप जाकर के वोटरों को दबाव दे रहे हैं। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा रिजल्ट्स पर? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, पड़ता आ रहा है। तभी तो आज एक व्यक्ति है जो अपने को प्रचार को लगा करके वोट डालने के बाद घूम रहा है, इतना स्वतंत्र होकर घूम रहा है कि उसको चुनाव आयोग का डर नहीं है, उसको भारत की संवैधानिक संस्थाओं का डर नहीं है। और वो आज सबसे दुर्भाग्य का बात है कि वो देश का सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन है। ठीक बात। अगर ऐसा उदाहरण हमारे देश पर महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति देगा तो हमें चिंतन का सब विषय है। ये बहुत हम जैसा हमारे लोगों को चिंतन का विषय है कि किस दिशा में
मैनपुरी का चुनाव और उससे ज्यादा रामपुर का चुनाव और उसके बाद खतौली का चुनाव चर्चा में। आज तो बड़े गंभीर आरोप लगे छाबड़ा जी, और ये कहा गया, हालांकि इसकी गूंज विधानसभा में भी हुई, लेकिन बड़े गंभीर आरोप लगे। मैनपुरी में तो कहा गया कि वोट नहीं डालने दिया। अब बाकायदे नाम लेकर के, दरोगा का नाम लेकर के, सीओ का नाम लेकर के किस तरीके से भगाया बस्तियों से, और उससे ज्यादा जो आरोप लगा रामपुर, और कहते रामपुर में पुलिस ने पूरी गुंडाई करी, डकैती सी डाली, लोगों को घेर लिया, उनको निकलने नहीं दिया, सारे गंभीर आरोप। और उसका परिणाम कि जहां पर 60% वोट पड़ता था वो घट करके 33% हो गया। क्या ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरा आप नहीं मानते? माननीय वर्मा जी, आप बहुत समझदार हैं। उपचुनाव में जनता का रुझान थोड़ा कम रहता है, और जहां पे चुनाव होता है वहां चुनाव आयोग का शासन होता है। वो चुनाव आयोग पूरे अपने हिसाब से देखता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई, अगर पुलिस ने जो भी किया होगा तो उसकी बागडोर चुनाव आयोग के हाथ में थी। चुनाव आयोग करा रहा था। हाँ, चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा था। वहां पे उनको देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है वहां पे, क्या नहीं हो रहा। ऐसा आरोप जो लगते आ रहे हैं, लगते आए हैं। ये लोग कभी कहते हैं जब हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम ने हैक कर लिया, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं भैया हम चुनाव जीत गए। ऐसा एक अब जब मैनपुरी में हार जाएंगे तो ये बहाना बनेंगे भैया जनता को वोट नहीं डालने दिया गया। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस चुनाव में जो उपचुनाव में जनता का रुझान कम होता है, इसलिए उसके कारण थोड़ा सा कहीं कहीं देखिए कुछ अपवाद होता है, अपवाद होता है, हर जगह होता है। कहीं भाजपा के कार्यकर्ता को रोका गया होगा, कहीं कुछ रोका गया होगा, ये हुआ है। एक मिनट सागर जी, बहुत अच्छी बात सागर जी। अच्छा, इतना तो मानेंगे आप कि 33% मतदान होना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने मान लिया कि अपवाद हुआ है, वो तो बात, ये घटना हुई है। अभी हम आपसे बात करेंगे सागर जी। 33% का मतदान होना, क्या आप लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं मानते? नहीं, ये अक्सर जब कानपुर में चुनाव हुआ था ना, उपचुनाव हुआ था। ये कानपुर में जब पचौरी जी सांसद बन गए थे तो यहाँ पे चुनाव भी हुआ था। यहाँ भी जनता का रुझान कम था और मात्र 40% 42% ही वोट पड़े थे, 54% वोट पड़े थे। कहीं कुछ कहीं और कम भी पड़े थे, 40% भी पड़े थे, कहीं 42% भी पड़े थे, एवरेज 54% होगा। मगर ये जो है कहीं ना कहीं जो उपचुनाव के अंदर ये होता है कि जनता का रुझान वोटों की तरफ कम होता है। जब चुनाव चुनाव होते हैं तो जनता का रुझान ज्यादा होता है। ये इस कारण हो सकता है कि कुछ वोटों का प्रतिशत गिरा हो, मगर ये आरोप लगाना कि भाजपा ने वहां पे गुंडाई की या मिथ्या किया तो मिथ्या है। अच्छा, ये तो आप मानेंगे कि वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास होने चाहिए और इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार? बिल्कुल, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग भी होता है। जिला के कलेक्ट्रेट को कहा जाता है कि वोट प्रतिशत जो है बढ़ पाए। कहीं जो होता है 10% वोट जो है कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं छोड़ के चले जाते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। बहुत से कारण होते हैं कि वोट कम पड़ते हैं। इस बार उपचुनाव था, इस कारण यहाँ वोट कम पड़े हैं। आगे अनिल जी, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, खास तौर से खतौली में तो कह रहे सीओ का एक वीडियो वायरल हो गया और वो गाली दे रहा है, नहीं कोई नहीं डर जाएगा। इस तरीके से वहां पर भोगांव का भी, मैनपुरी का भी एक वीडियो आया। फिर उसके बाद रामपुर की तो कहते हैं अखत कहानी है। इस पूरे चुनाव को, जो उपचुनाव हुआ है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली सरकार से भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में सरकारी तंत्र काम कर रहा है। ठीक है। चाहे वो गोरखपुर की घटना हो, हमारे भाई मनीष गुप्ता को होटल के अंदर पुलिस वाले ही मार देते हैं, चाहे अभी की घटना हो कल्याणपुर की, जहां पुलिस द्वारा गरीब बच्चे को ट्रेन की पटरी पर डाल दिया जाता है, उसके दोनों पैर कट जाते हैं। पुलिस या सरकारी विभाग सरकारी एजेंट बन के काम कर रहा है और उपचुनाव में ये वीडियो सारे वायरल हुए हैं कि सरकार ने किस तरह से अपने तंत्र का दुरुपयोग किया है। आम जनमानस को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। 33% वोटिंग कराकर उस बात के तमगा लेने जाते कि हम सरकार बन गए। ये बात नहीं कह सकते कि 70% लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी नाखुश है और वोट डालने नहीं गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनु शुक्ला जी,
अजीत श्यामला जी, मोहित दीक्षित, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से किया। अब देखिए कल परिणाम आएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।